मालवीय की कविता को प्रौढ़ता परिपक्वता प्रदान करने वाले प्रसिद्ध कवि पंडित आनंदराव दुबे की अभी तक जिन कविताओं का अध्ययन हमने किया उनमें कोई न कोई संदेश था, चाहे प्रत्यक्ष हो अथवा परोक्ष। अब जो कविता यहाँ पर अध्ययन की जा रही है उसका शीर्षक है हूँ जानूँ कि वा जाने, अर्थात मैं जानूँ या वो जाने, या तो मैं जानता हूँ या वो जानती है, ये इसका शीर्षक है। संदेश तो इस कविता में भी है, पर संदेश एक घटनाक्रम के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। घटनाक्रम बहुत रोचक है। इस कविता में गांव की व्यथा और शहर की कथा, इन दोनों के बीच कविता का ताना बाना बुना गया है। कवि ने बहुत सलीके से, बहुत सुंदर ढंग से, बहुत रोचक और कहीं कहीं इसमें हास्य की भी सृष्टि की गई है, इस ढंग से इस कविता को प्रस्तुत किया है। कविता में बीच बीच में कवि के अपने व्यक्तिगत कमेंट्स या उसकी टिप्पणियाँ हमें सोचने पर विवश कर देती हैं। हम ये समझते हैं कि शहर वालों की अपनी समस्याएं हैं और गांव वालों की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन कवि जिस नज़रिए से इन समस्याओं को देखता है और प्रस्तुत करता है वे हमारे सम्मुख उनके बारे में एक अलग ही दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं और दूसरे ढंग से सोचने पर विवश करती हैं। कविता कुछ इस प्रकार से प्रारंभ होती है कि घरवाली का कहना से एक गांव गरीबो, फटी पागड़ी हाथ लाकड़ी, चिंदा धोती अंगी में, मोलाने ऊ आज मिठाई, जद जिंदगी में रोज कठाई, फल भी मीठा लेने आयो। इन पंक्तियों का अर्थ है कि अपनी घरवाली अर्थात अपनी पत्नी के कहने से एक ग्रामीण व्यक्ति, गरीब ग्रामीण व्यक्ति जिसकी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा सुख नहीं है, परंतु कभी कभी जो गरीब व्यक्ति होता है, दुखी व्यक्ति होता है या अभाव में जीने वाला व्यक्ति होता है, वह भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से थोड़ा से सुख के लिए समय भी निकाल लेता है, अवसर भी निकाल लेता है और कहीं न कहीं से किसी भी वजह से उसके पास पैसे की व्यवस्था हो जाती है तो थोड़ा सा कहीं कुछ अपने लिए अच्छे भोजन की व्यवस्था कर उसी में प्रसन्न हो लेता है। वैसा ही वातावरण इस कविता में चित्रित किया गया है कि अपनी घरवाली के कहने से एक गांव का गरीब व्यक्ति शहर की ओर जाता है। वैसे तो उसकी धोती फटी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, सिर पर पगड़ी है, हाथ में लकड़ी है, शहर की ओर जा रहा है। आज वो गांव से शहर आया है मिठाई लेने, मिठाई खरीदने। मोलाने ऊ आज मिठाई, अर्थात मोलाने का मतलब है खरीदने। शहर से मिठाई लेकर अपने घर पर उसे अपने घर के बच्चों के साथ बांटने के लिए आया है। जद जिंदगी में रोज कठाई, जबकि उसकी ज़िंदगी में रोज कोई न कोई समस्याएं हैं, ज़िंदगी में रोज खट्टापन है, विषमताएं हैं, विवशताएं हैं, पर आज कुछ ऐसा अवसर निकल पड़ा है कि वो मिठाई लेने शहर की ओर आया है। फल भी मीठा लेने आयो, इसके साथ वो थोड़े से फल भी लेने आया है, मीठे फल। देखी देखी हासे जमानो, उसकी स्थिति इस प्रकार की है कि कोई भी उसे देखे तो हंस पड़े। कोई भी उसकी स्थिति को देखेगा तो यही सोचेगा कि ये क्या फल खरीदेगा, ये क्या मिठाई खरीदेगा, क्या इसकी हैसियत है, क्या इसकी स्थिति है। लेकिन इस हास्यास्पद स्थिति के उपरांत भी सत्य यही है कि वो गांव से चल पड़ा है और शहर में मिठाई लेने आया है। देखे देखी हासे जमानो, जाने की थोऊ तंगी में, सारा उसकी जो हालात हैं, उसका सारा जो स्वरूप है वो ये बता रहा है कि वो तंग हाल है, अर्थात गरीब है, फटे हाल है, उसकी स्थिति नहीं है ये सब खरीदने की। फिर भी कुछ ऐसा अवसर आया है, कुछ पैसे उसके पास इकट्ठे हुए हैं, इस वजह से वो यहाँ पर आया है। सो गाम समय गया इना शेर में, कवि इन पंक्तियों में एक बहुत कड़वा सच प्रस्तुत कर रहा है। सो गाम समय गया इन शेर में, ये शहर हर छोटे को लील जाता है, बड़े का स्वागत करता है और छोटे को ये डस लेता है, उसे अपने में समा लेता है, उसका अस्तित्व भी नहीं रहने देता। इन पंक्तियों में यही कहने का विचार प्रस्तुत किया है लेखक ने, हमको विचार करने पर विवश किया है लेखक ने कि धीरे धीरे शहर
इतना सुरसा जैसा मुख फैलाकर गाँव को भी अपने में लीलते जा रहे हैं, वे आज केवल धन कमाने का साधन बन गए हैं। आज यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, पर यहाँ पर इंसानियत नहीं रह गई है। कोई किसी के लिए यहाँ जीता मरता नहीं है। और यदि इस प्रकार का कोई प्रसंग आता भी है तो स्वार्थवश। 100 गांव समय गया इना शहर में, मतलब इन शहरों में जैसे 100 गांव समा गए हों। वहाँ से कितने ही मजदूर बेरोजगार लोग यहाँ आए और यहीं की ज़िंदगी में मर खप गए। शहर किनारे जद आयो, वह गांव का युवक, वह गांव का व्यक्ति जब शहर के किनारे आया, लत्ता ना को धूलो झटकी, उसने अपने कपड़ों की धूल झटकी। वो धूल के वातावरण से आया है, रास्ते भर पगडंडी से होता हुआ आया है, पैदल आया है, तो उसके कपड़ों पर धूल चढ़ गई है। अपने धूल को वो झटकता है, अपनी दशा को थोड़ा सुधारता है। मन में थोड़ो शर्मायो, लेकिन अपनी दशा को, अपने फटे पुराने वस्त्रों को देख वो थोड़ा सा शर्मिंदा भी हो जाता है। 7 कोस से शेर चली, वो क्यों आयो तस्ती पाने। 7 कोस, 7 मील से वो दूर से चलता हुआ आ रहा है इस शहर में कुछ ग्रहण करने, कुछ पाने। लेकिन क्या उसे यहाँ पर वो मिलेगा, ये उसे अभी नहीं मालूम है, या भाई म्हारे नहीं मालूम है। यहाँ पर कवि बीच में से थोड़ा सा अपनी भी टिप्पणी प्रस्तुत करता है। कभी वो कविता सुनाने वाला है, कभी कविता सुना रहा है, इसलिए वो अपनी पंक्ति बीच में जोड़ता है कि यह मुझे मालूम नहीं कि वो शहर में क्या करने आया है, या यहाँ आकर के वो जो कुछ भी हासिल करने आया था वो उसको प्राप्त हो सकेगा अथवा नहीं। इस बारे में मैं अधिक नहीं जानता, वो तो कविता आगे बताएगी। ऊ जाने कि वाह जाने, अर्थात वो शहर जाने, वो व्यक्ति जाने, या उसके साथ होने वाली घटना जाने और वह व्यक्ति जाने। आयो शेर सड़क सुधरीगी, उसने देखा कि वो जब शहर आया तो वहाँ सड़कें साफ सुथरी थीं, सड़क पक्की थी। साफ सुथरी से भी अधिक बात थी कि सड़क पक्की थी। गांव में तो पक्की सड़कों के दर्शन होते नहीं, इसलिए जब यहाँ उसने पक्की सड़क देखी तो वो चकित हो गया और खुश भी हुआ। दूर शहर क्यों बिगड़ेगी, यहाँ पर फिर कवि की टिप्पणी आती है उस पात्र के माध्यम से। दूर शहर क्यों बिगड़ेगी, शहरों में तो सड़कें सुधरी हुई हैं, गाँव में क्यों बिगड़ी हुई हैं। क्या गाँव वाले इस सरकार के पराये हैं? क्या गांव वाले शासन प्रशासन के पराये हैं? क्या उनसे वे दूसरा व्यवहार करते हैं, दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं? गांव की सड़कें क्यों बिगड़ी हुई हैं और शहर की सड़कें क्यों सुधरी हुई हैं? ये प्रश्न उसके मन में उपजता है। फिर उसके मन में ही इस प्रश्न का उत्तर भी पैदा होता है। मिट्टी मुरम को मांस बई गयो, जहाँ गांव में सड़कें सुधारने का प्रयास किया गया था या ढोंग किया गया था, वहाँ पर मिट्टी और मुरम बिछा दी गई। वह मिट्टी और मुरम कब की बह गई, इधर उधर हो गई, तितर बितर हो गई, छितरा गई। मिट्टी मुरम को मांस बही गयो, अर्थात उस पर जैसे किसी मनुष्य के शरीर पर पर्याप्त मात्रा में मांस होता है, वह हृष्ट-पुष्ट होता है तो सुंदर दिखाई पड़ता है। लेकिन वही व्यक्ति जब किसी कारणवश दुबला पतला हो जाता है, जब उसकी हड्डियां दिखाई पड़ने लगती हैं, तब वो उतना आकर्षक नहीं दिखता। यहाँ गांव की सड़कों को इसी प्रकार का बताया गया है कि जैसे गांव की सड़कों का मांस ही उतर गया, मिट्टी और मुरम रूपी मांस जो है वो इन सड़कों का इधर उधर हो गया है, बिखर गया है, बह गया है। बारिश में वो इधर उधर होकर बह गया है। तन छार हो, यह बिल्कुल क्षार क्षार हो गया है, बिल्कुल चिथड़े चिथड़े जैसी हो गई है सड़क। पण सांस रह गयो, बस पगडंडी मात्र रह गई है। जैसे कि किसी मनुष्य का शरीर पूरी तरह से जर्जर हो जाए पर उसकी सांस चलती हो, उसी प्रकार से गांव की सड़क दिखाई पड़ रही है, पगडंडी जैसी, बस एक रास्ता सा दिखाई पड़ता है। उसके ऊपर मिट्टी मुरम या सड़क का जो अंश दिखाई पड़ना था वह कब का इस सड़क से व्यतीत हो चुका, गायब हो चुका, इधर उधर बिखर चुका है। गिट्टी भाटा हड़का रह गया, हृदय में तो खाड़ा पड़ गया। गिट्टी और पत्थर जो हैं उनके जैसी हड्डियां रह गई हैं अभी सड़क की, हृदय में तो खाड़ा पड़ गया। सड़क का मुख्य हिस्सा जो था उसमें तो बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, अर्थात सड़क के बीच वाले अंश में, अर्थात उसके हृदय में तो बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। हृदय शब्द कहकर कवि यहाँ थोड़ा सा मर्म की बात कह देता है। उन सड़कों को देखकर हर ग्रामीण का दिल दुखता होगा, उन सड़कों को देखकर हर ग्रामवासी दुखी होता होगा कि कैसी यहाँ की सड़कें हैं, शहरों की सड़कें कितनी अच्छी हैं और गांव की सड़कें कितनी ख़राब हैं, ये उसके मन में भी उपजता होगा।
तो हृदय शब्द का प्रयोग कर लेखक न केवल सड़क की व्यथा को व्यक्त करता है बल्कि ग्रामवासी की व्यथा को भी व्यक्त कर देता है। मरे बापड़ा मोटर वाला, सूतक पाले साइकिल वाला। सड़कें तो ऐसी ही रहेंगी, मोटर वाले भले ही मर जाएं इन गड्ढों में गिरकर या उसकी गाड़ी उलट पलट जाए, सूतक पाले साइकिल वाला। सूतक मतलब शोक पालना। जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके पश्चात 12 दिनों तक या निश्चित दिनों तक जो शोक मनाया जाता है उसको सूतक पालना कहते हैं। तो सूतक शब्द को, जो मालवी का ही एक शब्द है, उसको बड़े ही अच्छे ढंग से यहाँ पर कवि ने प्रयुक्त किया है कि सूतक पाले साइकिल वाला। साइकिल वाले जो किसी भी सड़क पर अपनी साइकिल चला लेते हैं, वे तक इस उबड़ खाबड़ सड़क पर चलते हुए सूतक जैसा पालते हैं, अर्थात दुख मनाते हैं। कोई 100 हाथ की छेटी थी। अब यहाँ पर एक घटनाक्रम प्रस्तुत हुआ। अभी तक तो सड़क का वर्णन हुआ, गांव की सड़क कैसी है, शहर की सड़क कैसी है, लेकिन इसी बीच इस सोच विचार में, इस मन मंथन में, जो भी वो मन में विचार करता हुआ, इधर उधर के दृश्य देखता हुआ चला जा रहा था और कुछ कुछ विचार कर रहा था, इसी दौरान एक घटना घटी। कोई 100 हाथ की छेटी थी। 100 हाथ की दूरी पर बाइसिकल पर बैठी हुई जाने कोई रईस की बेटी थी। बाइसिकल पर कोई रईस की बेटी जैसी दिखाई पड़ रही थी। उसकी वेशभूषा से, उसके रूप रंग से, उसके ढंग से ऐसा प्रतीत होता था कि वह किसी रईस की बेटी है। साइकिल पर, बाइसिकल पर बैठकर चली आ रही थी। है रईस या है सईस, या भाई या तो कौन जाने। अब वो रईस की बेटी थी या सईस की। सईस कहते हैं घुड़सवार को। तो वो सईस की बेटी थी या रईस की बेटी थी, ये तो कुछ निश्चित मालूम नहीं है। ये तो पता नहीं, कौन जानता है, इस बात को कोई जान नहीं सकता। कहाँ जाती थी, कहाँ रहती थी, ऊ जाने कि वाह जाने। वो कहाँ से आई है, कहाँ जाने वाली थी, कहाँ पर उसका निवास था, ये तो भाई वो गांव से आया हुआ व्यक्ति जाने और वो लड़की जाने। हम तो नहीं जानते। कवि अपनी अनभिज्ञता भी बीच बीच में प्रकट करता है और कविता के बीच अपनी मौजूदगी को भी दर्शाता चलता है। मन सोचो कोई है मेम। अब वो ग्रामीण व्यक्ति ये सोचता है कि ये कोई मेम होगी, पण झूठो निकलियो मारो भेम। लेकिन मेरा जो ये विचार था ये भ्रम जैसा निकला, झूठा निकला, व्यर्थ निकला, क्योंकि मेरी बात गलत थी। मेम बापड़ी क्यों आवेगी, उई तो यहाँ से नहटी गई, 100 बरस में माल मसालो सगलो यहाँ को चाटी गई। पहले अंग्रेजों की स्त्रियों को मेम कहा जाता था। तुरंत उसके दिमाग में मेम से उन अंग्रेज मेमों की सूरत उभरी और उसके दिमाग में फिर एक ख्याल आया कि अब मेम कहाँ से आएगी। मेम तो इस देश को छोड़कर कब की चली गई, यहाँ को माल मसालो चाटी गई, अर्थात यहाँ के धन को, दौलत को, यहाँ की समृद्धि को वो अपने साथ लेती गई। इसलिए अब मेम तो यहाँ पर आने से रही। उई तो यहाँ से नहटी गई, 100 बरस में माल मसालो सगलो यहाँ को चाटी गई। 100 बरस, 200 बरस, जितने भी समय अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन किया, उस बीच में वो यहाँ की सारी समृद्धि को जैसे चाट गई, अपने साथ समेट कर ले गई। सांस भी लेने नहीं पायो यो, बाइसिकल आएगी पास। इस सोच विचार में हुआ ये कि वो बाइसिकल जो वो लड़की चला रही थी वो पास में आ गई। वो सांस भी नहीं ले पाया और उसने देखा कि बाइसिकल उसके सामने खड़ी हुई है। बाइसिकल आएगी पास, झन्नाटा गन्नाटा खाती, टणन टणन घंटी टणकाती। बाइसिकल के सामने जब कोई व्यक्ति आ जाता है तो बाइसिकल वाला थोड़ा सा हड़बड़ा सा जाता है। वो उसे यह नहीं समझ पड़ता कि वो दाएं ओर ले अथवा बाईं ओर ले, इसलिए साइकिल थोड़ी सी इधर उधर झन्नाटा गन्नाटा अर्थात थोड़ी सी डगमगा गई, डोल गई। यद्यपि उस लड़की ने अपनी बाइसिकल के हैंडल पर लगी घंटी भी बजाई, टणन टणन घंटी टणकाती, फिर फिरकनी पंजा छिपिया। तभी वो साइकिल जो है वो अपना बैलेंस नहीं संभाल सकी, अपना संतुलन नहीं बना सकी, इधर उधर फिरकनी की तरह फिरने लगी। हूँ अहीं जाऊँ तो वह उहीं आवे, अहीं उहीं हाथ हलावे, हूँ सरक्यो तो वह अधड़ागी। वह बेचारा बचने के लिए इधर हुआ तो साइकिल भी इधर हो गई, वह उधर हुआ तो साइकिल भी उधर हो गई। इस प्रकार की गफलत में यह हुआ कि जो साइकिल के ऊपर लड़की की पकड़ थी वो जाती रही, उसके हाथ से पकड़ छूट गई। उसने हाथ हिला करके और उसको सरकने के लिए इशारा भी किया कि वो एक और सरक जाए, लेकिन उस ग्रामीण व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आया। वो सरका, तब तक तो वो साइकिल उससे आकर टकरा गई। हूँ सरक्यो तो वह अधड़ागी।
वो सरका भी सही, लेकिन गलत दिशा में सरक गया और साइकिल उसी दिशा में आकर उससे टकरा गई। अधड़ागी मतलब टकरा गई। अरे बाप रे, मरिया मरिया, देख देख बई, बचा बचा बई, बचा बचा बई, अरे राम रे, पड़िया पड़िया। अचानक उसके मुंह से निकल पड़ा कि अरे देखो देखो, बचाओ बचाओ। हे भाई, आप ग्रामीण भाषा में, खास तौर पर मालवी में, किसी भी स्त्री को, लड़की हो या बड़ी स्त्री हो, उसको बई कहकर संबोधित किया जाता है। बई का तात्पर्य है स्त्री। बई बई, बचो बचो, अरे राम, पड़िया पड़िया। उसने अपनी ग्रामीण भाषा में अपने दर्द को अभिव्यक्त किया। वो जो हड़बड़ा गया था, उस हड़बड़ाहट को अभिव्यक्त किया। म्हारी गलती नहीं है बई, वो हूँ लाग्यो हूँ पछताने, की गलती कितनी गलती, हूँ जानू की वाह जाने। मैंने उससे कहने की कोशिश की। कवि ये कहता है कि उस पात्र ने उससे ये कहने का प्रयास किया कि भाई मेरी गलती नहीं है, ये पता नहीं कैसे क्या टकरा गए हैं, हमारी गलती नहीं है भाई, वो हूँ लाग्यो हूँ पछताने। फिर भी मैं पछताने लगा कि मैं क्यों इसकी साइकिल के सामने आ गया। बेचारी ये जो है हड़बड़ा कर गिर पड़ी। हूँ जानूँ कि वाह जाने। अब किसकी गलती थी ये तो मैं जानता हूँ या वो जानती है। साइकिल ने सींग मार दियो। साइकिल का हैंडल बेचारे के शरीर में गड़ गया। नल्ला में निकलियो लोई म्हारा, हूँ जई पड़ियो पण उठ्यो झट, केते म्हारे शर्म आवे। साइकिल ने, जो साइकिल का हैंडल था वो उसके गड़ गया और उसके मुंह से चीख से निकल पड़ी। पर गिर पड़ने के बाद भी, वो गिर पड़ा सड़क पर, गिर पड़ने के बाद भी वो झट से उठकर खड़ा हुआ और उसको यह भी बात लगी कि यह लड़की गिर पड़ी है और इस दृश्य को देखकर उसे शर्म भी महसूस हुई। बई भुट्टा सरी की पड़ेगी भट्ट, बड़ा मदरसा भणने वाला थोड़ा छोरा वहाँ आई गया। शर्म उसको इसलिए आई, हंसी भी आई, परंतु शर्म इसलिए आई कि एक लड़की थी, वो सड़क पर भुट्टे जैसी या भुट्टे जैसी अकड़ीगी या भुट्टे जैसी भट्ट पड़ीगी। ये मालवी भाषा की आम बोलचाल की भाषा है। इसमें कोई कड़क भुट्टे जैसा हो तो उसके लिए ये शब्द अभिव्यक्त किया जाता है। बई भुट्टा सरी की पड़ेगी भट्ट, बड़ा मदरसा पढ़ने वाला, अर्थात बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ने वाले लोग, आसपास कुछ कॉलेज या स्कूल रहे होंगे, उनमें पढ़ने वाले अच्छे समझदार पढ़े लिखे छोरा, थोड़ा छोरा वहाँ आई गया। कुछ बच्चे वहाँ पर आ गए। म्हारे खार से ओके प्यार से नी केणी थी वाह कही गया। उन स्कूल कॉलेज के, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले छात्रों ने मुझे तो क्रोध से और उस लड़की को प्यार से देखा और एक रंग बिरंगे से, दुबले पतले से लगने वाले लड़के ने झट से मुझे अपनी बाहों में भर लिया, अर्थात मुझे पकड़ लिया। धक्का दई उल्टी ने मारे आगे आगे झट कर लियो। मुझे धक्का मुक्की करते हुए झट से उस लड़की के आगे कर दिया। वो इस प्रकार का प्रयास कर रहा था जैसे कि ये भागे तो मैं पकड़ लूँगा। इस दृष्टि से वो उसके सामने अपनी छवि प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा था। उनमें से एक कहने लगा, या तू आया क्यों रोने, मनी मन हूँ कहने लाग्यो हूँ जानू की वाह जाने। क्यों रोने आया इस गांव से, इस शहर में, एक लड़के ने ये कहा। तो मनी मन वो बोल पड़ा कि ये मैं क्या जानूँ, ये तो मैं जानता हूँ या ये जानती है। थापड़ एक जना ने तोकी, दयावान थो पाछी रोकी। एक लड़के ने मेरे ऊपर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। कोई था जिसने थोड़ा दयावान होगा, उसके मन में दया उपजी होगी, उसने उसका हाथ पकड़ लिया, रोक लिया। छोड़ो जान दो, क्या फ़ायदा, नहीं जाने ये कानून कायदा। ये ग्रामीण व्यक्ति है, क्या फ़ायदा इसको मारने से, ये कोई कानून कायदा तो जानता नहीं है, ये शहर के रीति रिवाजों को तो जानता नहीं है। बात बात में देर होएगी, छोरा ना की शेर होएगी। इस प्रक्रिया में देर हो गई, थोड़ी इस छीना झपटी में, इस बातचीत में देर हो गई, वहाँ पर भीड़ मजमा लग गया, परंतु इसमें लड़कों को मज़ा आ गया, अर्थात उनके लिए तो ये एक मनोरंजक घटना हो गई। आगे पीछे अगल बगल में भीड़ भाड़ जब जुड़ी गई, म्हारे देखते बाइसिकल पर बई तो वहाँ से उड़ी गई। इस बीच में जो भीड़ लग गई थी, चारों ओर से मुझे घेर लिया गया था, तो इस बीच में वो बाई अपनी साइकिल पर बैठी, अर्थात वो लड़की अपनी साइकिल पर बैठी और फुर्र से उड़ गई, अर्थात चली गई। कौन फरियादी कौन अपराधी, या भाई तुम तो जानो रे। अब फरियादी कौन था, कौन फरियाद करने वाला था, कौन अपने ऊपर जो जुल्म हुआ उसकी फरियाद करने वाला था, और जुर्म करने वाला कौन अपराधी था, ये सब बातें धरी की धरी रह गईं। फरियादी हुई गो फरार, जिसको शिकायत करनी थी वो तो फरार हो गया, वो तो चला गया। जब काय सारू म्हारे ताणो रे, जब वो
शिकायत करने वाली ही चली गई, तब मुझे क्यों तान रहे हो, अर्थात मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। वह ग्रामीण युवक बोल पड़ा। बात जच गई उनके मारी, बड़ा मदरसा उई लगी गया, चलो मिठाई मिले मुफ्त में। यह बात उनको समझ में आ गई कि अरे वो लड़की तो चली गई, अब इस प्रसंग को आगे खींचने से क्या फ़ायदा। वे बड़े मदरसे के जो बच्चे थे, वे मुझे, अब होता यही है कि कोई सीधा साधा व्यक्ति हो तो लोग उसके साथ हंसी मजाक करने लगते हैं, हास्य विनोद करने लगते हैं। उससे कहने लगे चलो तुम्हें मुफ्त मिठाई मिलेगी। पुचकारी ने ऊई ले गया, खोटी झूठी होए बात पर, या भाई या तो कौन जाने, मुझे पुचकार कर ले गए। अब मिठाई खिलाते अथवा नहीं खिलाते, ये बात झूठी थी या सच्ची थी ये तो नहीं जानते। हो सकता है ये सच हो सकता है झूठ हो, ये कौन जानता है। मिठाई खटाई की ये बातें भाई हुई जाने पर उई जाने। ये मिठाई और खटाई की बातें तो हों तब पता चले, या फिर वो जाने जो इस बातों को करने वाले हैं। साल हाल को बड़ो जुलूस बई भई ना हिलता मिलता था। इधर उधर कई जुलूस निकल रहे थे, कई रैलियां निकलती थीं और लोग आपस में हिल मिल रहे थे। जूनी पानी मुलाकात फिर ताजी सगली करता था। लोग एक दूसरे से मिलते थे, पुरानी मुलाकात को ताज़ा करते थे और आपस में हिल मिल लेते थे। भीड़ भाड़ हो हल्ला में फिर भईना म्हारे ले आया, गेलिया गांव में आयो ऊँट बस जसो तमाशो कर लाया। मुझे घेर घार कर वो अपने स्कूल या कॉलेज की तरफ ले आए और इस तरह से लाए जैसे कि गंवई गांव में ऊँट आया हो, जैसे किसी गांव में पहले कभी ऊँट नहीं आया हो और ऐसी स्थिति में वहाँ पर कोई ऊँट आ जाता है तो उसके लिए गांव के लोगों के लिए एक तमाशे जैसा हो जाता है। इस प्रकार से कौतुक बनाकर, उसको अपनी मजाक का विषय बनाकर वे लोग वहाँ उसे घेर लाए। निगाह पड़ गई इतरा में, वह वही म्हारे दिखी गई। अचानक मेरी निगाह इधर उधर, मैं घबराया सा देख रहा था। वो पात्र अपनी व्यथा कथा कह रहा है कवि के माध्यम से। वो इधर उधर देखते हुए अचानक उसकी निगाह उस लड़की पर पड़ गई, उसी बाइसिकल वाली लड़की पर। निगाह पड़ गई इतरा में, इतरा में मतलब इतने में, वह बई तो म्हारे दिखी गई। सीधा सादा के दुख देणो, क्यों बई कब से सीखी गई। उसके मुंह से सीधे सीधे निकल पड़ा, सीधा ग्रामीण व्यक्ति था, कि क्यों भाई मुझ सीधे साधे व्यक्ति को दुख देना तू कब से सीख गई। अर्थात तुम स्त्रियां तो दयालुता की मूर्ति हो, फिर मुझ जैसे सीधे साधे आदमी को जो शहरों के रीति रिवाज कायदे कानून भी नहीं जानता, उसको तुम सताना कब से सीख गई। बात सुनी ने लाती हुई बई। यह बात सुनकर बई को भी लगी, अर्थात उस लड़की को भी यह बात लगी। मीठा फल पेड़ा फेणी, बंदा ने जब देखी मिठाई। इस बीच में मिठाई ले आई गई, उसको मिठाई खिलाने के लिए मिठाई भी ले आई गई। और जब उस व्यक्ति ने मिठाई देखी, कई केणी रे कई केणी, उसको मज़ा आ गया। उसका मजाक तो उड़ाया गया, पर और मज़े लेने की नीयत से उसके लिए मिठाई भी लाई गई। और जब उसके सामने मिठाई आ गई तो वो व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति खुश हो उठा। सीधे सरल हृदय का व्यक्ति था। मिठाई देखकर वो खुश हो गया। मुफ्त मिठाई ही क्यों मारे, सब ला गया अचरज खाने। ये मेरे लिए मुफ्त मिठाई क्यों, ये बात अचरज वाली थी। धीरे से हूँ बोलियो, भाई हूँ जानू कि वह जाने। अब वो मिठाई, वो जो लड़की लेकर आई, उसने झट से उसके सामने मिठाई प्रस्तुत कर दी। और जब उसने मिठाई देखी तो ग्रामीण व्यक्ति तो खिल गया। बाकी सब ने बड़े आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि बाकी भी मिठाई लाने का कह कर के तो लाए थे, लेकिन मिठाई खिला नहीं रहे थे। लेकिन जब उस लड़की ने मिठाई प्रस्तुत कर दी तो सब अचरज में पड़ गए कि ये किस बात की मिठाई है। तो जब ये बात उठी तो उसके मुंह से बरबस निकल पड़ा कि भाई ये तो, या तो ये मैं जानता हूँ या ये जानती है कि ये किस बात की मिठाई है। हो सकता है उसके मन में दया उपज गई हो, उसने देखा हो कि एक सीधा साधा ग्रामीण व्यक्ति है, इसको ये लोग परेशान कर रहे हैं, तो उसके पास यदि मिठाई होगी तो उसने उस ग्रामीण युवक को दे दी ताकि वो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उसके मन में ऐसा न लगे कि उसका अपमान किया गया है। इस शहर में आकर उसे दुख न लगे, उस लड़की के मन में जरूर दया रही होगी। और इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को लेखक बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। इस घटनाक्रम में जिसमें एक ग्रामीण युवक या ग्रामीण व्यक्ति शहर आता है, गरीब व्यक्ति है, मिठाई लेने आ रहा है, अपने बच्चों के लिए, अपनी घरवाली के लिए फल लेने आ रहा है, उसके साथ किस प्रकार से एक टक्कर हो जाती है एक लड़की की, और वही लड़की बाद में दया की मूर्ति होकर उसे छुड़ाती भी है, उसे मिठाई भी खिलाती है। और ये शहर जाकर शहर से लौटने का प्रसंग उसके जीवन में किस प्रकार से यादगार बन जाता है, ये कवि के शब्दावली में जब यहाँ पर इस कविता के रूप में प्रस्तुत होता है तो बहुत ही रोचक ढंग से ये कविता हमारे सामने आती है।
वास्तव में यह कविता एक किस्सा गोई शैली की कविता है। लोक भाषा की एक विशेषता होती है कि उसमें किस्सा गोई अर्थात किस्सा सुनाना, किस्सा कोई सुनाता है और कोई सुनते हैं। आसपास कुछ लोग बैठ जाते हैं और एक व्यक्ति किस्सा सुनाता है, कई लोग सुनते हैं। सुनाना भी एक कला है और सुनना भी एक कला है। यहाँ पर सुनाने की कला का एक नमूना प्रस्तुत किया गया है। मालवी भी लोक भाषा है। इस लोक भाषा में जब कोई घटनाक्रम हो जाता है, उसको किस प्रकार से, किस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, ये कविता इसका एक उदाहरण है। अब इस कविता में कहीं भी कठिन शब्दावली नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति किस्सा सुनाता है, अगर वो कठिन शब्दावली में किस्सा सुनाएगा, उसकी शब्दावली भारी भरकम होगी या उसकी शैली कठिन होगी, तो बात श्रोताओं तक पहुंचेगी नहीं, उन तक बोधगम्य नहीं हो पाएगी और सुनने वालों को मज़ा भी नहीं आएगा। किस्सा सुनाने और सुनने का मज़ा तब प्रकट होता है जब सुनाने वाला सुनाए और सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर के सुनते चले जाएं। ऐसी ही बात इस कविता में दिखाई पड़ती है। जब इस कविता को प्रारंभ हम करते हैं और इसकी पंक्तियां एक के बाद एक आती चली जाती हैं और कविता में कहीं व्यंग है, कहीं हास्य है, उसके पश्चात एक घटनाक्रम प्रस्तुत होता है। इस घटनाक्रम में कैसी कैसी बातें होती हैं, कैसी मुहावरेदार और कैसी मालवी के ठेठ शब्दों के वाक्यों से युक्त जो वाक्य इसमें आते हैं, शब्द आते हैं, शैली इसमें आती है, पंक्तियां इसमें आती हैं, वे सब इस प्रकार से प्रभावित करती जाती हैं कि व्यक्ति बंध सा जाता है। यही किस्सा गोई शैली की विशेषता है। तो हम इस पूरी कविता को किस्सा गोई शैली की एक कविता कह सकते हैं। और मालवी के लोग जो एक दूसरे को किस्से सुनाया करते हैं, वो भला किस शैली में सुनाते होंगे, वो शैली यहाँ पर इस कविता के माध्यम से प्रकट होती है।